हेलो एवरीवन। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर CB कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिटेल में पढ़ा था। हमने देखा था कि इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आता है कि वोल्टेज VEB यानी इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करने पर इनपुट करंट IE की वैल्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती है और VCB को इस केस के लिए कांस्टेंट रखा जाता है। यानी कि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखकर इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का जो ग्राफ बनाया जाता है इसे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और ये हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इस सेक्शन के अंदर हम आउटपुट के लिए कर्व बना रहे हैं, तो हम बनाएंगे आउटपुट वोल्टेज। हमारा आउटपुट वोल्टेज जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उस केस में होगा VCB यानी कलेक्टर और बेस वाला वोल्टेज, और आउटपुट करंट होगा हमारा IC यानी कलेक्टर करंट। जैसा कि हम इस कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज है VCB और आउटपुट करंट है IC। इन दोनों के बीच में हम बनाएंगे ग्राफ। यहाँ पर हम इनपुट करंट को रखेंगे कांस्टेंट, ठीक है। इनपुट करंट को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। हम जानते हैं कि हमारी जो आउटपुट करंट होती है वो फंक्शन होती है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का। अगर हम इनपुट करंट में चेंज करेंगे तो हमारी आउटपुट करंट भी चेंज होगी, क्योंकि ये जो IC कलेक्टर करंट होती है ये पूरी तरह से डिपेंड करती है एमीटर करंट पर, ठीक है। जब हमने इसकी वर्किंग को समझा था तब मैंने आपको बताया था कि जितने चार्ज कैरियर्स यहाँ से ट्रांसमिट होंगे, यहाँ से मूव करके कलेक्टर में जाएंगे, उतनी ही करंट बढ़ेगी और कलेक्टर में भी करंट इसी की वजह से होती है। तो ये जो कलेक्टर करंट है पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है एमीटर करंट यानी इनपुट करंट पर। दूसरा, ये डिपेंडेंट होती है इस वोल्टेज पर। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज किया जाएगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। तो इस केस में हम अगर एक टर्म को कांस्टेंट कर ले तो हम बाकी दोनों टर्म्स के बीच में रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन देखें तो द कर्व विच रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट करंट इज केप्ट कांस्टेंट। उस केस में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता है या जो ग्राफ आता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ऐसा वक्र जो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन को बताता है जबकि इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा जाए उसे हम बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो अब हम यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर लेते हैं। CB कॉन्फ़िगरेशन के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर हमने IC और VCB के बीच में कर्व को ड्रॉ किया है, जबकि हमने IE की वैल्यूज़ को कांस्टेंट पर रखा है। अब सबसे पहले हम इसके लिए साइन कन्वेंशन चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम एक PNP टाइप का ट्रांजिस्टर ये कर्व बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में IE जो हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और जबकि IC एंड IB हमारी नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम वोल्टेज को चेक करें, यहाँ पर देख लीजिए CB कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की PNP टाइप में, तो यहाँ से हमारा VCB नेगेटिव हो जाएगा और VEB जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये साइन कन्वेंशन मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो यहाँ से इसीलिए हमने देखा कि VCB जो है वो नेगेटिव होगा PNP टाइप के CB कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इसे मैंने नेगेटिव वोल्टेज पर रखा है, ठीक है। और हमारी जो IC है वो भी कैसी है? नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैंने IC की वैल्यूज़ को नेगेटिव रखा है, जबकि हमारी IE करंट जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू देगी, ठीक है। अब जब हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर एमीटर करंट को 0 रखा जाए तब भी कलेक्टर करंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ? इफ़ IE इज़ इक्वल टू 0 तब भी IC जो है वो 0 के बराबर नहीं होती है, उसकी बहुत कम एक वैल्यू होती है जिसे हम ICO या फिर लीकेज करंट कहते हैं।
ये मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि ICO जो होती है वो लीकेज कलेक्टर करंट होती है, जबकि एमीटर सर्किट को ओपन रखा जाए। ओपन रखे जाने का मतलब है कि वहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता हो। तो जब हम IE को 0 भी कर देंगे उस केस में, पर ये बहुत कम होती है, इसकी जो वैल्यू होती है ना वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, बहुत ही लेस वैल्यू होती है। तो इस करंट को हम कहते हैं ICO या फिर लीकेज कलेक्टर करंट, हिंदी में इसे हम शरण धारा भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ग्राफ में दिखाई दे रही होगी कि जब हम IE को 0 भी रख दे तब भी हमें IE की एक वैल्यू मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अगर इस ग्राफ को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो यहाँ हमें 3 टाइप के रीजन देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ से ब्रेक करूँ तो ये एक ऐसा रीजन है जिसमें ये सारी ही लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर VCB की वैल्यू का IC पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं रहता है। अगर इस रीजन से आगे आप देखें तो चाहे आप VCB को कितना भी इंक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन करंट की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है, नियर टू कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो IC करंट है वो नियर टू कांस्टेंट हो जाती है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रीजन के अंदर IC की जो वैल्यू है वही लगभग IE की वैल्यू होती है। यहाँ पर भी ये 30 मिली एम्पियर है और यहाँ पर भी ये लगभग 30 मिली एम्पियर के बराबर होती है। तो इस तरह का जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं एक्टिव रीजन, ठीक है। इस रीजन को क्या कहा जाता है? एक्टिव रीजन कहा जाता है। और ये वाला रीजन अगर आप देखें, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आप जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी यहाँ से क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। और ये चेंज बहुत ही स्टीप है। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है तो बहुत ज़्यादा करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आप देखिए छोटे से रीजन में भी अगर ये देखें तो करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये वाला जो रीजन होता है इसे कहा जाता है सैचुरेशन रीजन। इसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये वाला जो रीजन है इसे कहा जाता है संतृप्त क्षेत्र या फिर सैचुरेशन रीजन। इस लाइन से ऊपर वाला और इस लाइन से साइड वाला जो रीजन है इसे सैचुरेशन रीजन कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा पोर्शन है ये जहाँ पर हमारी एमीटर करंट 0 है। इस एमीटर करंट के 0 होने के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है कट ऑफ रीजन। इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसे कहा जाता है कट ऑफ रीजन या फिर अंतक क्षेत्र। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम 3 क्षेत्रों में या 3 रीजन्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। पहला सक्रिय, संतृप्त और अंतक क्षेत्र, ठीक है, एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन। तो अब हम एक एक करके इन तीनों रीजन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा सक्रिय क्षेत्र या फिर एक्टिव रीजन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि IE जो है नियरली इक्वल टू IC होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये 10 मिली एम्पियर है तो ये भी 10 मिली एम्पियर है, लगभग ये 20 है तो ये भी 20 है, ये और ये भी लगभग एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है, ये दोनों करंट इस रीजन में। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब IE को 0 ले लिया जाए तब भी IC जो होती है वो 0 नहीं करके वो ICO के बराबर होती है, यानी कि लीकेज करंट के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि इस रीजन के अंदर हमारे जो EB जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होता है और जो दूसरा CB जंक्शन है इस रीजन में वो रिवर्स बायसिंग पर रहता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि इस रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ किया जाता है, प्रवर्धक के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर सिग्नल को मिनिमम डिस्टॉर्शन के साथ एम्पलीफाई करता है। मिनिमम डिस्टॉर्शन के साथ क्या करता है? एम्पलीफाई करता है,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम जो इनपुट सिग्नल देंगे लगभग उसी तरीके का हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा, उस पर कोई भी एडिशनल जो चीज़ है, एडिशनल कंपोनेंट है वो ऐड नहीं होता है। एज इट इज़ बिना किसी डिस्टॉर्शन के हमें सिग्नल वापस मिल जाता है। और लास्ट पॉइंट ये होता है कि इस रीजन में हमारी जो आउटपुट करंट है IC वो VCB पर डिपेंड नहीं करती है, डज़ नॉट डिपेंड ऑन VCB, यानी कि यहाँ पर हमारी करंट जो है IC वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रही है। यानी आप यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तब भी यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट की वैल्यू लगभग कांस्टेंट बनी हुई है। यानी इस रीजन में IC जो है वो VCB पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन है हमारा सैचुरेशन रीजन। ये जो रीजन है ये IE इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन से ऊपर और VCB इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन से लेफ़्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर लिख लेती हूँ, लेफ़्ट ऑफ VCB इज़ इक्वल टू 0, इसकी जो लाइन आएगी उसके बाईं तरफ लेफ़्ट साइड में, और IE इज़ इक्वल टू 0, ये वाली जो लाइन है IE इज़ इक्वल टू 0, ये जो ग्राफ है इससे ऊपर होता है। ठीक है, और इस रीजन में जो IC होती है वो कांस्टेंट नहीं हो करके बहुत ज़्यादा चेंज होती है, चेंजेस अ लॉट। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो IC की वैल्यू है वो छोटे से रीजन में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये होता है कि इसमें जो IC है वो IE पर डिपेंड नहीं करती है। अब ये IC वोल्टेज पर तो डिपेंड कर रही है, जैसे ही आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं या थोड़ा बहुत भी चेंज कर रहे हैं IC की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही है, लेकिन ये IE पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पर IC की जो वैल्यू है डज़ नॉट डिपेंड ऑन IE, ये IE पर तो डिपेंड नहीं करती है, बट इट डिपेंड्स ऑन VCB, लेकिन ये वोल्टेज VCB पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और एक इसमें ये पॉइंट होता है कि इस रीजन के अंदर दोनों ही जंक्शन, जो दोनों जंक्शन होते हैं वो फॉरवर्ड बायसिंग पर होते हैं। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हो चाहे वो एमीटर बेस्ड जंक्शन हो, दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में काम करते हैं। ये हुआ हमारा सैचुरेशन रीजन। नेक्स्ट रीजन है हमारा कट ऑफ रीजन। ये जो रीजन होता है IE इज़ इक्वल टू 0 के नीचे और VCB एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा है? VCB एक्सिस है। तो VCB एक्सिस और IE इज़ इक्वल टू 0 के बीच का जो रीजन होता है इसे हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। रीजन बिटवीन IE इज़ इक्वल टू 0 एंड VCB एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस और IE इज़ इक्वल टू 0 के बीच का जो रीजन होता है इसे अंतः क्षेत्र या कट ऑफ रीजन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर IE 0 होने पर IC जो होती है वो ICO के बराबर होती है। मैंने आपको बताया ना IC इस केस में 0 नहीं होती है, वो लीकेज करंट की वजह से होती है। और लास्ट पॉइंट कि इस रीजन में दोनों ही जो हमारे जंक्शंस हैं वो रिवर्स बायसिंग पर होते हैं, बोथ जंक्शंस ऑन रिवर्स बायसिंग। और इस रीजन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है क्योंकि ICO की वजह से है, जो कि बहुत ही कम होती है। इस वजह से इसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट करंट, कोई भी महत्वपूर्ण करंट नहीं होती है। इस रीजन में करंट का फ्लो नहीं होता है। हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में काम करता है अंतक रीजन के या कट ऑफ रीजन के अंदर। ठीक है, जिस तरह से हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को बनाते टाइम इनपुट रेजिस्टेंस को निकाला था, तो अब भी हम आउटपुट रेजिस्टेंस को निकालेंगे, जिसे हम गतिक निर्गम प्रतिरोध या डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस कहेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट, यानी वोल्टेज और करंट का रेशियो ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। जब हमने इनपुट रेजिस्टेंस को निकाला था तो उसे हमने RI का नाम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R आउटपुट या फिर R0। ये हो जाएगा वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज के अंदर चेंज अपॉन इनपुट करंट के अंदर चेंज। IC हमारी इनपुट करंट है। तो इसका जो रेशियो होता है, जब हम क्या चीज़ कांस्टेंट रखें, IE को कांस्टेंट रखा जाए, तब आउटपुट वोल्टेज में चेंज और इनपुट
आउटपुट करंट में चेंज का जो रेशियो होता है उसे हम आउटपुट रेजिस्टेंस या फिर डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई, मेगा ओम की कैटेगरी का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आप इस रीजन में IC बहुत ही कम चेंज हो रही है, ठीक है, यानी कि अगर मैं डेल IC देखूँ तो ये नियरली इक्वल टू 0 होगा, और जब डिनोमिनेटर नियरली इक्वल टू 0 है तो हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि करंट में कम चेंज हो रहा है तो हमारा वो ये जो रेजिस्टेंस है उसमें चेंज बहुत ही ज़्यादा आएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, इसीलिए हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और इसका इनपुट रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धारा प्रवर्धन गुणांक या फिर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसे हम करंट गेन या फिर धारा लाभ भी कह सकते हैं। इसे हम अल्फ़ा DC और अल्फ़ा AC से डिनोट करते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो निकाला जाए तो उसे हम कहेंगे अल्फ़ा DC या फिर धारा लाभ DC, ठीक है। लेकिन अगर इसमें चेंज का रेशियो निकाला जाए एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, कि करंट कितनी चेंज हो रही है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट कितनी चेंज हो रही है, तो इसे हम कहेंगे अल्फ़ा AC। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के केस में IE जो है एमीटर करंट वो ज़्यादा होती है IC के कंपैरिजन में, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। जितनी IE होती है वो लगभग पूरी IC तक पहुंच जाती है, फिर भी होती तो ये बड़ी है, तो उस वजह से इसका जो आंसर आता है वो 1 से थोड़ा छोटा आता है, 1 से थोड़ा कम, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से थोड़ी कम आती है, लगभग 0.95 से 0.99 के बीच में इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू सेम ही होती है। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो अल्फ़ा AC करंट गेन, अल्फ़ा DC करंट गेन, और अगर इनमें डिफरेंस का रेशियो आप निकालेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो वो आएगा हमारा अल्फ़ा AC। इसे हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या फिर धारा प्रवर्धन गुणांक कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।